हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि डोंट कमिट थ्री मिस्टेक्स, है ना। तो तीन कुछ मिस्टेक्स हम जो पेपर के पहले और पेपर के टाइम पर कंडक्ट करते हैं, उनको कमिट करते हैं, उनको नहीं करना है। एक तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर होगी, और एक जो बात यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही वो है आपकी 30 डेज स्ट्रेटेजी, मतलब लास्ट 30 डेज से हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हर बार आपको एक ब्रीफ इंट्रो मैं दे देता हूँ। तो एसएससी जीएसटी में जैसे कि आप जानते हो पेपर वन एंड पेपर टू होता है, रेगुलर वैकेंसी है, हर साल वैकेंसी आती है, 300 अप्रॉक्स वैकेंसी रहती है। और जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए वैकेंसी बेसिकली होती है। पेपर वन सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और पेपर टू डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें इंग्लिश मतलब ऐसे और ट्रांसलेशन आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, दो ऐसे होते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। उसी तरह ट्रांसलेशन भी एक हिंदी और एक इंग्लिश में होता है। चारों 50-50 नंबर के होते हैं। तो टोटल जो मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पर बनता है 2 घंटे में, जिसे आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रो हो गया। अभी जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 2020 का, 2022 का, उसमें कंपैरिजन देख लीजिए। बहुत से लोग पेपर वन और पेपर टू में थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं। बेसिकली जो हमारी फाइनल सिलेक्शन है वो तो पेपर वन और पेपर टू के कंबाइंड स्कोर पे बनती है। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, पेपर वन पे बहुत ही एकदम बाउंड्री लाइन केस पे आते हैं। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसमें जिनके 51.25 होंगे, पेपर वन के लिए तो पास हो गए होंगे, लेकिन क्या पेपर टू में वो क्वालिफाई कर पाए होंगे? आप खुद सोच के देखो। 200 मार्क्स में 201 लाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस है, इसको हटा देते हैं। हम जनरल कैटेगरी को लेते हैं। तो जब हम जनरल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखो 130, फिर आप मान लीजिए 135। तो जिनके भी 135 होंगे वो पेपर वन क्वालिफाई करेंगे, देन वो पेपर टू में अपियर होंगे, और फाइनल जो सिलेक्शन हो रहा है 257, यानी इसको आप 258 मान लो राउंड ऑफ करके। तो यहाँ से इसके बीच का गैप कितना है? तो आप ये जब देखते हो तो लगभग आपको 122 नंबर का गैप यहाँ पर दिख रहा है। अब ये 122 आपको लाने हैं अगले 200 नंबर के पेपर में, अगर आप बिल्कुल मार्जिनल, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल बाउंड्री लाइन केस हो तो, जो कि इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 200 नंबर का पेपर होता है, लोग इसको पेपर टू जिसे हम बोल रहे हैं, इसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ऐसे ही तो पूछा जाएगा, हम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और उसके अलावा ट्रांसलेशन यानी अनुवाद आएगा तो वो भी बहुत ही ईजी होता है, और लोगों को लगता है ये हम कर लेंगे। लेकिन जब ऐसे लिखने की बारी आती है तो वहां पर दिमाग की बत्ती गूल हो जाती है। ठीक है, तो वो तीन कौन कौन सी मिस्टेक्स है, अब उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे जो लिखने की प्रैक्टिस होती है ना, कि ऐसे लिखा कैसे जाए। ठीक है, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो सबसे पहली जो फॉल्ट है, जो मिस्टेक है, वो ये है, केवल अलग अलग बुक से ऐसे पढ़ते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, और सोचेंगे कि पेपर के टाइम पे हम जाकर लिख देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, अनलेस अंटिल यू प्रैक्टिस, आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है? हमारी अभ्यास की जरूरत होती है। हमें एक रफ शीट लेनी होगी, प्लेन पेपर लेना होता है, दोनों साइड पे मार्जिनल लाइन खींच के उसके बीच में ऐसे लिखना होता है। देन हमें वर्ड की काउंटिंग करनी होती है, और ये वर्ड की काउंटिंग करते समय हमें अंदाजा हो जाता है कि हम दो पेपर, 3 एंड 3.5, मतलब 3.5 पेज पे पूरा 500 वर्ड लिख ले रहे हैं। किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि दो 2.5 से 3 पेज के बीच में वो पूरा 500 वर्ड लिख लेता है। कोई कोई बिटवीन द लाइन स्पेस ज़्यादा लेता है तो उसका 4 पेज तक भी चला जाता है। तो ये आपको पहले से ही बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे आप वर्ड्स गिन नहीं सकते हो। आप अपना फालतू में टाइम और दिमाग दोनों वेस्ट नहीं करना चाहोगे। एक फालतू का प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वर्ड्स अगर आपके दिमाग में चलता रहेगा, वर्ड्स नहीं पूरे तो नहीं हो गए, तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड का एक पोर्शन उन बातों में उलझा के रखोगे जो पेपर में काम भी नहीं आनी है। तो ये चीज़ तो आप पहले ही एकदम कंफर्म कर सकते हो कि मुझे कितने पेज पे मेरा 500 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो पहला काम तो ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लेना है। दूसरी बात, जब हम पेपर पे लिख रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है, पेपर का जो बैक मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उस पे इंप्रेशन छपने लगता है। क्योंकि हम डॉट बॉल पेन का यूज करते हैं तो उसमें ना हम बहुत ही दबा दबा के लिखते हैं, जिस वजह से पीछे के पेज पे इंप्रेशन दिखने लगते हैं, जो कि एग्जामिनर को चेक करते समय गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है और वो अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी चीज़ कैसे दूर होती है? जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने हाथ को हल्का करेंगे, हम पेन का सिलेक्शन दूसरा कर लेंगे, दूसरे टाइप के पेन यूज करेंगे, ठीक है, जो जल्दी इंक छोड़ता हो,
और उस पर प्रेशर ज़्यादा ना डालते हो हम, आराम से लिख जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे उनकी प्रैक्टिस है, और जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अभी 30 डेज स्ट्रेटेजी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब पीछे। अभी पहले हम मिस्टेक्स को यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड जो मिस्टेक है, ठीक है, सेकंड मिस्टेक हम क्या कर रहे होते हैं भाई? अब सेकंड मिस्टेक हम कर रहे होते हैं, एक सेकंड, पीछे या है, हाँ, सेकंड जो हम लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं भाई? वो हम कर रहे होते हैं एडिटोरियल रीडिंग की। कोई भी, मतलब मैंने इतने बच्चों से क्लास वगैरह भी ली, तो मैं उनसे जनरली क्लास, इंट्रो क्लास में यही पूछता हूँ कि क्या आप एडिटोरियल रीडिंग कर रहे हो? क्या आप कोई भी नेशनल या कोई भी पेपर, कोई भी मैगजीन पढ़ते हो जिसमें किसी भी इशू के बारे में अच्छे से डिस्कशन की गई हो, अच्छे से लिखा हो? तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है नो, जबकि उनका पेपर वन क्वालिफाई हो चुका है, फिर भी वो अभी ये काम नहीं कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी मतलब निराश करने वाली बात है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो पहला पेपर आपका हुआ हो या ना हुआ हो, जिस दिन आपने ये सोचा कि आपको जीएसटी कंप्लीट करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपका उस दिन से पेपर टू या मतलब फाइनल सिलेक्शन वाली तैयारी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो वो जो है उसमें एडिटोरियल रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किन कारणों से सर, इसका क्या रोल है? क्वेश्चन आंसर तो आते नहीं, तो हमें ये क्यों करना है? देखो, इसका दो जगह रोल है। एक तो ऐसे के लिए आपको फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे के लिए आपको क्या मिल जाते हैं भाई? फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसको आप यूज कर सकते हो वाइल राइटिंग दी ऐसे। दूसरी बात क्या है कि इंग्लिश का जब आप पेपर पढ़ रहे होते हो, आप कह सकते हो एडिटोरियल पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन, जैसे आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, कहीं ना कहीं आप इस एडिटोरियल के माध्यम से ट्रांसलेशन में जो भाव आता है, ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड क्या करने लगते हैं, ट्रांसलेट करने लगते हैं, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, जो कि गलत होता है। हमें वर्ड टू वर्ड ना करके हमें जो शब्द होते हैं उनके भाव, यानी जो हमारा पैसेज जो कह रहा है उसके भाव पर ध्यान देना होता है, ठीक है। अनुवाद में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि जब हम लिख रहे हैं तो उसका भाव क्या है, हमें वो देखना होता है, ना कि हमें वर्ड का क्या अर्थ होता है वो देखना होता है। तो ये एक दूसरी गलती बच्चे कर रहे होते हैं एडिटोरियल ना पढ़ के। इसकी वजह से उनका दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है, पहला ऐसे पे और दूसरा ट्रांसलेशन पे। उनका ऐसे के लिए उनको फॉर्डर पॉइंट जो अच्छे अच्छे मिल सकते थे, थोड़ा क्रिएटिव आप सोच सकते थे, आप वो नहीं सोच पाते हो। दूसरा प्रॉब्लम आपका ये होता है कि आपका जो ट्रांसलेशन में एसेंस वाला पार्ट होता है, जिसमें आप किसी भी पैसेज की जो आप आत्मा कह सकते हो, वो समझ नहीं पाते हो। तो ये दो बात होगी, ठीक है। दूसरी मिस्टेक तो यहाँ पर आप समझ गए कि एडिटोरियल रीडिंग ना करना। तीसरी मिस्टेक क्या है? तीसरी मिस्टेक क्या है? वो सबसे जनरल सी मिस्टेक है। बच्चे क्या है, बेसिक ग्रामर के रूल को ना एकदम इग्नोर कर देते हैं। मतलब लिखना शुरू किया, उसके बाद ग्रामर तो गया, मतलब कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो बेसिक ग्रामर जो है वो ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और अगर आप उसके बिना कर रहे हो तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो इसमें कम से कम आपको 2 घंटे एटलीस्ट रूल्स पे लगाने चाहिए। मतलब कोई भी बुक आप ले सकते हो, ऐसी बख्शी ले सकते हो, कोई भी अदर बुक ले सकते हो जो भी आप फॉलो करते हो। आपको उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, और सिंपल सिंपल एग्जाम्पल को आपको खुद से क्रिएट करते जाना है, सेंटेंसेस को, ताकि पेपर के टाइम पे आपको जब हिंदी से इंग्लिश में करना हो ना, एक होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, वहां पे आपका ये वाली जो प्रैक्टिस आप खुद कर रहे होते हो, 2 घंटे बैठकर खुद बार बार नए नए सेंटेंसेस बना रहे होते हो, पेपर हिंदी वाला लेकर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आपको फायदा करता है। तो ये आपकी थी थर्ड मिस्टेक, जो आप नॉर्मली, आप क्या बच्चे मतलब नॉर्मली जो करते हैं, ठीक है। ये हमने 3 मिस्टेक्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारी 30 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब अभी तो 30 डेज से ज़्यादा ही है, 31 दिसंबर को पेपर है, पूरा पूरा एक महीना तो वो बचा ही है। इधर भी आपके पास 8 दिन और है, 7-8 दिन और है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा है, बट फिर भी मैं केवल 30 डेज की यहाँ पर बात करूंगा, और 30 डेज बहुत सफिशियंट है। अगर आप तैयारी को अच्छे ढंग से करते हो, आपके अंदर जुनून है पास होने का कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो इट इज़ मोर देन सफिशियंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला और दूसरा दिन आपको क्या करना है, मतलब डे फर्स्ट और डे सेकेंड पे आपको कुछ नहीं, लास्ट ईयर के जो पेपर हुए 2016, 17, 18, 19, 20, 22, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, ठीक है। ये जितने भी पेपर हैं सबको उठाओ, और इनको एक बार बैठकर, मतलब एक दिन में ये 4 देख लिए, ठीक है, एक दिन में ये 3 देख लिए, फिर अगले दिन ये 3, इनका एक एक ऐसे का पॉइंट आप देखो कि ऐसे किस भाव पर पूछा गया है, वो आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे समझना है कि ऐसे ऐसे में कौन कौन से टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, हमें कैसे तैयारी करनी है।
उसके लिए आपको वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है ऐसे वाली, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लगवा दूंगा। आप वो वीडियो देखो, आप उससे समझ पाओगे कि ऐसे के जो आप टॉपिक्स आप कह सकते हो ना कि आप किन की तैयारी करो ताकि आप हर तरह के ऐसे लिख पाओ। तो वो चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है। तो जब आप ये प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो उससे पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, वो आपको काफ़ी फायदा करेगी आपके प्रीवियस ईयर पेपर को समझने में। तो आपके 4 दिन तो इनमें चले जाएंगे, आप वीडियो देखोगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, फिर वीडियो देखोगे, तो आपको 3-4 दिन आप इसी में वेस्ट करो। मतलब वेस्ट क्या है वो अभी आगे समझ में आएगा कि उसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। फिर 4 दिन आपके हो चुके हैं। अब आपको डे 5 से लेकर डे 12 तक क्या करना है, जो भी ऐसे अभी आपने ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर में देखा, सिंपली उनको लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करो बार बार, उसी के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आपको लगातार 1 हफ्ते 8 दिन तक यही करना है। आपका जो 5वां दिन होगा वहां से लेकर आपको 12वें दिन तक रोजाना यही करना है। आपको पीवाईपीज लेने हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको ट्रांसलेशन लेने हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पैरेलल टाइप से आपको करनी है। इसमें आपकी वो वाली समस्या जो मैंने आपको बताई कि वर्ड की काउंटिंग, ठीक है, वर्ड काउंट करना, उसके बाद इंप्रेशन, ठीक है, ये वाली तो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी, और वो बहुत जरूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। बहुत बड़ी रुकावट है ये, अभी आप नहीं समझोगे बट ये सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चीज होगी। देन इसी के साथ, क्योंकि आप जब लिख रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे ट्रांसलेशन को, तो आपको बहुत से सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे होंगे, तो आपको रोज एटलीस्ट 2 घंटे क्या करना है, जो टेंस है, ठीक है, एक तो चैप्टर टेंस हो गया, ये तो आपको करना ही है, और इसमें भी प्रेजेंट वाला तो खास तौर पे, ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट, ये तो आपको ये दोनों वाले टेंस बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये जरूर कर लेना भाई। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपको जो ट्रांसलेशन में यूज मिलेगा ना, आप खुद समझोगे कि सच में सर आपने बहुत बढ़िया चीज बताई थी, इसका बहुत यूज है। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेकिन इसके लिए प्रायर कंडीशन ये है कि आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले टेंस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे जाना। ठीक है, अब आपका 12 दिन हो चुके हैं। अब 13 डे से, मतलब जो आपका 13वां दिन होगा, वहां से लेकर आपको 19वें दिन तक क्या करना है, एडिटोरियल स्टार्ट कर देने हैं। कोई भी ऑनलाइन एडिटोरियल, किसी भी, इतनी सारी कोचिंग वेबसाइट्स हैं उनके उसमें चले जाइए, एडिटोरियल वहां से देख लीजिए, ऑनलाइन इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं। कोई भी किसी भी एक चैनल को पकड़ के रेगुलरली, अगर आपसे वो भी नहीं, आप पीआईबी आता है, पीआईबी पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गूगल पे डालो और वहां पर कोई भी न्यूज आए उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बेसिकली कोई स्कीम वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें स्कीम्स वगैरह आती रहती हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये सर आप क्यों कह रहे हो एडिटोरियल का, तो मैंने आपको पीछे बता दिया एडिटोरियल का क्या महत्व है, आप वो चीज समझ पाओगे। लेकिन ये काम आपको करना है लगभग आपकी तैयारी के जब आप 12 दिन कर चुके हो उसके बाद से ये चीजें आपको स्टार्ट करनी है। और उसी के साथ जो पीछे आप ऐसे लिख रहे हो वो आपको कंटिन्यू रखना है, ग्रामर वाले रूल आपको कंटिन्यू रखने हैं, वो आपको रोजाना पढ़ते रहना है। देन 20 से 25वां दिन, यानी आपके जो 20वां दिन होगा वहां से लेकर 25वें दिन तक आपको लगातार क्या करना है, तब आपको थोड़ा सा कोई मैगजीन लेनी है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इनरोल्ड है तो कोई बात ही नहीं, तो मैं ही आपको सारी चीज़ें वहाँ पर जो भी फैक्ट्स हैं, फीट है, जो रिपोर्ट्स है या फिर कोटेशन जो भी ऐसे में यूज होगी वो सब तो मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप ऐसा नहीं हो, इनरोल्ड नहीं हो एग्जाम के, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मैगजीन लेनी है, कोई भी मैगजीन ले सकते हो आप। उसमें से अलग अलग टॉपिक पे ना आप कोटेशन एक पेज पे लिख लो। ठीक है, फैक्ट्स वगैरह लिख लो, जैसे वुमन से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, रिपोर्ट फैक्ट्स वगैरह लिख लो, कम से कम 2 से 3 पेज ये बना लो। अब ये सर क्यों बनाना है, तो आप, मैंने जो आपको वीडियो सजेस्ट की है जिसकी लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो वाली वीडियोस जाकर देख लो, आप समझ जाओगे कि इनका क्या रोल है। ये जो फैक्ट्स आप गैदर करोगे, इंफॉर्मेशन जो लिखोगे, इनका क्या रोल है, आप तब उस वाली वीडियो में अच्छे से समझ पाओगे। देन लास्ट 5 दिन जो आपके बचते उनमें क्या करना है, लास्ट 5 दिन में आपको फिर कोई रिपोर्ट, कोई एडिटोरियल वगैरह, अगर आपके पास बहुत टाइम है आप पढ़ो, आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आई एग्जाम भी बहुत सारा, मतलब लगभग 4 से 5 मॉक टेस्ट तो एसएससी जीएसटी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, आप उनको दे सकते हो। ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो कोई बात ही नहीं, उसका आप पता ही है कि हम लोग उसका व्हाट्सएप पे आपसे रेगुलर फीडबैक लेते हैं, जो ऐसे लिखते हो उसको चेक वगैरह करते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ होगी। अदरवाइज अगर आप इनरोल नहीं हो तो भी आप आईजम्बी की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पर जाकर आपको सिर्फ क्या करना है, मैं आपको एक सेकंड दिखाई देता हूँ आपको किस तरह से उसको अप्रोच करना है।
जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आपको एग्जाम्बी की वेबसाइट पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल गूगल क्रोम खोलिएगा, वहाँ एग्जाम्बी डालिएगा, जैसे ये रहा गूगल, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एग्जाम्बी डालना है। एग्जाम्बी डालते ही आपके सामने जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है देन। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर वाला कॉलम है, और यहाँ पर है फ्री मॉक टेस्ट वाला। तो आपको फ्री मॉक टेस्ट वाले में यहाँ पे एसएससी लिखा होगा। ठीक है, ये रहा एसएससी। एसएससी पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपका जीएसटी वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एसएससी जीएसटी। आप इस पे क्लिक करके आप अपना जो आप तैयारी कर रहे हो उसका पेपर वगैरह वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि आपको कैसे मॉक टेस्ट वाला जो लाभ लेना है। उसके अलावा अगर आपको लास्ट 30 डेज में अभी भी आपको लगता है कि सर एकदम मतलब टू द पॉइंट हर चीज़ मिल जाए, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार रिवाइज कर सकूँ चीज़ों को, कुछ और भटकना ना पड़े, कुछ ना पढ़ना पड़े, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं आप, तब मतलब टाइम को बहुत कंज्यूम, मतलब टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, अच्छे से एक जगह पे सारी मटेरियल्स को चाहते हैं, तो आप हमारा जो एसएससी जीएसटी का कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में मतलब अलग अलग चीज़ों पर वर्क करते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर ऐसे राइटिंग का है, मैं आपको कैसे ऐसे को लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है, पॉइंट कौन से रिमेंबर मतलब कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पेपर में, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ज़्यादा जानने के लिए नीचे नंबर दिया है, आप इससे एनरोल कर सकते हैं, 9205524028, इस पे जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, और मतलब पूछ सकते हैं इनमें जाकर कि क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है, मॉक टेस्ट क्या है, लाइव क्लास क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑल ओवर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस, जो कुछ भी था हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर कोई भी आपकी अदरवाइज आप नहीं इनरोल कर सकते हो, आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप सिर्फ कमेंट करो कि सर मुझे इस चीज़ पे आप थोड़ा सा मतलब समझा दो, आपका आंसर मैं खुद पर्सनली वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू ऑल।